आइए, करंट जीके में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। न्यूज़ ये है कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी भारत की यात्रा पर रहे। तो हेडिंग डाल दीजिए, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर रहे। ये न्यूज़ है हमारे सामने, अगस्त 2025। बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। हमारे विदेश मंत्री से बात की है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की है। तो महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे तो और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि चीन के विदेश मंत्री का क्या नाम है। ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो इनकी जो मुलाकात हुई ये तो भी एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, खैर ये तो वेल नोन है। ये भी आपके लिए वेल नोन होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनसे मुलाकात हुई। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये बताया भी था, करंट में भी इसको बताया था। ये है अजीत डोभाल, इन पर फिल्म भी बनी हुई है। तो महत्वपूर्ण नाम है, बड़ा नाम है, ध्यान रखना है आपने। ये 3 नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब ये जो भारत की यात्रा पर रहे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, इस पूरी यात्रा को एक नाम दिया गया है, और ये जो नाम दिया गया है ये नाम दिया गया है ड्रैगन एलिफेंट डांस। ड्रैगन एलिफेंट डांस, ये नाम दिया गया है। क्लियर? अब ये वार्ता क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी रूपरेखा बता देता हूं आपको, बैकग्राउंड बता देता हूं। ये वार्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसे बढ़ाकर उसने 50% कर दिया था। इससे क्या होता है, हमारा निर्यात प्रभावित होता है, एक्सपोर्ट प्रभावित होता है, और कुछ ना कुछ हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। अब ये कम करता है, ज्यादा करता है, ये अपने अलग अलग पक्ष विपक्ष होते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन ये जो निर्यात है इसको पूरा करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए, विदेशी व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। इस कारण से भारत जो है चीन की तरफ देख रहा है और उससे दोस्ताना व्यवहार बढ़ा रहा है। आज के अखबार में आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, एक लाइन मिलेगी आपको, मोदी शी जिनपिंग से मिलने को उत्सुक है। मतलब ये जो वांग यी आए हैं, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि वो शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने को बेहद उत्सुक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम उनसे मित्रतावत व्यवहार बढ़ाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और ताकि हम इस व्यापार को बैलेंस कर सकें। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसको हम बैलेंस कर सकें। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारा चीन है, चीन दुश्मन है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से हमें इसके साथ सांठगांठ बिठानी पड़ेगी। इसी को आगे लेकर हम चल रहे हैं, और इसी को नाम इन्होंने दिया है ड्रैगन एलिफेंट डांस। डांस का मतलब क्या है यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि मोदी जी और शी जिनपिंग डांस कर रहे हैं।
डांस का मतलब ये है खुशी का। कहते हैं ना डांस हम कब करते हैं, जब खुशी की बात होती है तब करते हैं। तो एक खुशी का अवसर है, इस कारण से ये डांस शब्द इस्तेमाल किया गया है। ड्रैगन किसका रूप है? इकोनॉमिक की दृष्टि से ये जो ड्रैगन है ये चीन को रिप्रेजेंट करता है, और इकोनॉमी की दृष्टि से ही एलिफेंट जो है ये हाथी जो है ये भारत को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ में आई मेरी बात सारी? तो भारत को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? इकोनॉमी की दृष्टि से हाथी के रूप में, और चीन को ड्रैगन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये जो भारत को हाथी के रूप में जो रिप्रेजेंट किया गया है, सबसे पहले कब किया गया था? 1990 के दशक में किया गया था। तो इसमें लिख दीजिए, भारत के नीचे लिखो, भारत को हाथी के रूप में सबसे पहले 1990 के दशक में रिप्रेजेंट किया गया। चले, इसके बाद इसको जो रिप्रेजेंट किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर ये किया गया था पेरिस सम्मेलन। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन था जो कि 2015 के अंदर हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था। वहां इकोनॉमी को लेकर एक कार्टून प्रकाशित हुआ था, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम जो है उसमें ये प्रकाशित हुआ था, और वो जो कार्टून था वो इस तरीके था। ये देखिए, पेरिस क्लाइमेट समिट, ठीक है ना। इसमें ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हुए ये हाथी है, और हाथी इंडिया। समझ में आई बात सारी? ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनके बीच में जो ये वार्ता हुई है ये किन मुद्दों पर हुई है। एक तो क्या है, यहां मैं कुछ चीजें आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। आ जाइए इधर। सबसे पहले लिखो, सीमा विवाद को लेकर, या ऐसे लिखो, सीमा विवाद के निपटारे के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। क्लियर? मतलब चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद चलता है उसको हम ठीक करेंगे, इसके लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे। अब ये कब होगी, क्या होगी, वो बात की बात है। लेकिन ये जो पॉइंट है आपको ये बता देता है कि आपको क्या जानकारी होनी चाहिए स्टैटिक जीके के रूप में। ये पता होना चाहिए कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये पता होना चाहिए। ऊपर से जब आप लगोगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ऊपर
लद्दाख, आप जानते हो लद्दाख में भारत और चीन के बीच में LAC है, यहां पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपके एग्जाम में आया हुआ है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, ध्यान रखना है आपने। ये लद्दाख के अंदर ही है और कहीं नहीं है। नीचे की तरफ जब आप जाओगे आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, फिर जाओगे उत्तराखंड मिलेगा, फिर आगे की तरफ जाओगे तो नेपाल आ जाएगा, लेकिन नेपाल अलग देश है। इसके बाद जाओगे सिक्किम आ जाएगा, इसके बाद जाओगे आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। आपको यहां विशेष रूप से ध्यान देना है कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, ये ध्यान रखें। मैकमोहन रेखा लद्दाख में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है। मैकमोहन रेखा केवल भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। ये जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण हुआ था 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। तो मुख्य रूप से जो हम विवाद देखते हैं इन दो के संबंध में देखते हैं, और मजेदार बात है दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है पुराने पेपर जब देखते हैं। इस पे भी आया हुआ है LAC किन के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक LOC होती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। वैसे कहोगे तो POK और भारत के बीच में है, समझे ना। राजस्थान की सीमा यदि पाकिस्तान से लगती है तो वो LOC नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, वो रेड क्लिफ रेखा है। तो ये कुछ चीजें हैं, अंदरूनी बातें होती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। मैप में आप इसको देखिए बढ़िया तरीके से, आपको पता लगता जाएगा क्या चीजें हैं। अब आप देखिए दूसरी जो बात हुई है वो क्या हुई है, वो ये हुई है कि भारत व चीन के मध्य सीधी उड़ान होगी। अब ये एयरवे से संबंधित है, वीजा देने से संबंधित है, ये कोई वैसे खास बात नहीं है। सीधी उड़ान हम करेंगे, वीजा की प्रक्रिया चालू करेंगे, ये सारी बात करेंगे। तीसरी जो बात है, नदी जल सूचना आदान प्रदान करेंगे। नदियों से संबंधित जो सूचना है, पानी की सूचना है, कई बार डैम बनाने को लेकर विवाद हो जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, मुख्य रूप से यहां जो प्रमुख नदियां हैं जो कि कई बार विवादों को जन्म दे देती है, वो एक तो है आपकी सिंधु नदी, ये भी तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और दूसरी है सतलज नदी, ये भी तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। और तो देखिए ऊपर की जो नदियां हैं, चाहे वो झेलम है, चाहे वो चिनाब है, चाहे वो रावी है, चाहे वो व्यास है, वो इंडिया में से ही निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की केवल ये दो ही नदियां ऐसी है जो कि तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इन नदियों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए चौथा लिखिए, चौथा वो क्या काम करेंगे। एक तो बता दिया कि सीमा विवाद के संबंध में, वो तो हो गया, वो आगे की बात आ जाएगी। सड़क मार्ग से व्यापार प्रारंभ करेंगे,
ये चले। अब जब ये बात चल रही थी तो यहां पर कुछ दर्रों के नाम आए सामने, ठीक है। जैसे एक दर्रा आया शीपकीला दर्रा, ये आया। एक दर्रे का नाम आया लिपुलेख दर्रा, एक दर्रे का नाम आया नाथुला दर्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पुराने पेपर आप देखोगे आपको ये चीजें मिल जाएगी, आपके एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है। चलें, आइए। अब ये दर्रे क्या होते हैं? दर्रे को इंग्लिश में पास बोलते हैं। पहाड़ों पर जो सड़क के मार्ग होते हैं या पहाड़ों को जोड़ने वाले जो रास्ते होते हैं उनको हम पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। आइए थोड़ी सी बात यहां पर मैप के माध्यम से आप देखिए। ये है आपके सामने चलिए देखो, मैंने 2-3 दर्रों के नाम लिए। जैसे मैंने कहा शीपकीला दर्रा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये चाइना है, ठीक है ना, ये चाइना है। और ये वाला जो एरिया है ये आपका तिब्बत क्षेत्र है। यहां से सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है, सारी, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। यहां पर एक दर्रा है, ऐसे दर्रे को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस दर्रे का जो नाम है ये है शीपकीला, ठीक है। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि शीपकीला दर्रा किनको जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। इसी तरीके से यहां पर एक दर्रा है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। यहां जो दर्रा है ये है लिपुलेख दर्रा, अभी नाम लिखाया मैंने पहले। ये आपका उत्तराखंड है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये यूके है, उत्तराखंड, ठीक है ना। क्या हुआ है वहां पर? अभी उत्तराखंड के अंदर बादल फटा है। कौन सी नदी में फटा है? किस नदी में प्रभाव पड़ा है? बादल तो चलो फट गया, कौन सी नदी में बाढ़ आ गई? खीर गंगा नदी। अकेली खीर को नहीं, आगे गंगा भी लाओ, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है उत्तराखंड। इस पे फिर भी क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। अब आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो यहां से आता है। देखिए ये यूके है और यहां नीचे की तरफ जाओगे आपको ये आपका यूपी मिल जाएगा आपको, और यहां पर आपको ये पूरा नेपाल वाला एरिया है, ये सिक्किम है, ठीक है ना। यहां पर एक दर्रा है, इसका नाम है नाथुला दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता है। तो भारत और चीन के बीच में नाथुला दर्रा है। वैसे आप कहोगे तो सिक्किम और चीन के बीच में नाथुला दर्रा है, कैसे भी आप समझ लीजिए। समझ में आई बात सारी? ये 3 दर्रों का नाम आया है। हालांकि एक दर्रा और है जो खूब पूछा जाता है, लेकिन उसका नाम नहीं आया, लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगा, उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। वो जो दर्रा है वो यहां है, ध्यान से समझना।
वो यहां है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश मत कर देना इसको, अरुणाचल प्रदेश है। इधर क्या है? म्यांमार है। ऊपर क्या है? चीन। ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है लेक पानी दर्रा। लेक पानी दर्रा, वो लिपू लेक है, ये लेक पानी है, तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये लेक पानी दर्रा जो है, ध्यान रखना, यदि मैं इस अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दूं, देशों की बात करूं तो भारत, चीन और म्यांमार का दर्रा है ये। समझ में आई बात सारी? ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, गड़बड़ी मत कर देना इसके अंदर, क्योंकि ये जो समझौते हुए हैं, अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है, या पूरी दुनिया के संबंध में जो उसने टैरिफ वार छेड़ा है, उसके बचाव की दिशा में भारत सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये शी जिनपिंग से मिलेंगे। ये कब मिलेंगे शी जिनपिंग से? ये मिलेंगे 31 अगस्त को। 31 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये चाइना की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि वहां पर संघाई का सम्मेलन होगा। समझ में आई बात सारी? आइए चलो आगे। एक छोटी सी बात लिख दीजिए, इकतीस अगस्त को पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ठीक है, यहां लिख देना संघाई सम्मेलन। (2025) तो यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया कि 2025 में संघाई का सम्मेलन कहां पर हुआ? चीन के अंदर हुआ। ठीक है ना? और चीन में भी कहां पर होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आज के लिए पूछने लगे हैं तियानचिन। इस स्थान पर होगा ये। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमने कहा चाइना को ड्रैगन कहा इकोनॉमी की दृष्टि से, एक सिंबल के रूप में, भारत को एलिफेंट कहा, अमेरिका को क्या कहते हैं? जैसे हम चीन को ड्रैगन बोलते हैं, भारत को हाथी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, अमेरिका को कहा जाता है बोल्ड ईगल। अमेरिका को बोल्ड ईगल कहा जाता है। समझ में आई सारी बात सारे? तो टैरिफ से निपटने के लिए, टैरिफ वार के विरोध में या इससे बचने के लिए, भारत ने अपनी इकोनॉमी के लिए चीन के साथ दोस्ताना व्यवहार आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई है, जो आने वाले समय में कारगर साबित होगी, यदि ये सही दिशा में चलता रहा तो। क्योंकि देखिए, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। कभी चाइना को हम दुश्मन के रूप में देखते थे, आज हम उसे दोस्त के रूप में देख रहे हैं। ये एक राजनीतिक उठापटक होती है, ये कहीं गलत नहीं होती है। चलिए, इसके आगे की बात कल करेंगे।